वैदिक काल में मिला गुरुकुल से ज्ञान, तो उन्होंने दिया वेदों और शास्त्रों में योगदान। वर्तमान में मिला विश्वविद्यालय से ज्ञान, तो आपने दिया विज्ञान, अंतरिक्ष और सैन्य सुरक्षा को सम्मान। देश की नारी हो आप कितनी महान, आपने दी आत्मविश्वास की पहचान और कर दिया सबको हैरान। सभी सखी सखाओं को मेरा अभिवादन एवं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं। आज मैं अनीता मोदी आपके सामने एक ऐसे विषय पर वाचन प्रस्तुत करने जा रही हूँ जो केवल इतिहास ही नहीं बल्कि परिवर्तन के सफर की अद्भुत गाथा है। गुरुकुल से विश्वविद्यालय तक शिक्षा में स्त्रियों की यात्रा। प्राचीन युग से लेकर आधुनिक काल तक स्त्री शिक्षा का इतिहास संघर्ष, बाधाओं और सफलता की प्रेरणादायक यात्रा है। आइए इस यात्रा के एक एक पड़ाव पर चलें। आप भी मेरे साथ इस यात्रा पर चलें। वैदिक काल के दौरान शिक्षा गुरुकुल में दी जाती थी। यहाँ गुरुकुल में विद्यार्थी एक निश्चित काल के लिए गुरु से वेद, संस्कृत, ललित कलाएं, प्रशासन तथा शिष्टाचार का ज्ञान प्राप्त करते थे। एक शोध से पता चलता है कि विलियम एडम की सभा में टीबी मैकाले 2 फरवरी 1835 में हाउस ऑफ कॉमन्स यानी अंग्रेजों की संसद में विलियम एडम्स को भारत की शिक्षा व्यवस्था के ऊपर बताते हुए कहते हैं कि भारत में इस समय 7,32,000 राजस्व गांव हैं और उनमें ऐसा एक भी राजस्व गांव नहीं है कि जहां पर गुरुकुल की व्यवस्था नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि भारत में गुरुकुल की शिक्षा कितनी सुदृढ़ थी। और वो अपने आगे कहते हुए वो बताते हैं कि भारत को यदि गुलाम बनाना है तो वहाँ की वैभव संपत्ति को खत्म करना है, तो वहाँ की शिक्षा पद्धति को खत्म करना होगा। और वो आगे बताते हुए कहते हैं कि दक्षिण भारत के गुरुकुलों में महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। दक्षिण भारत के गुरुकुलों में लगभग 57% महिलाएं और 42% पुरुष हैं। तो आप समझ जाइए कि हमारे वैदिक काल में हमारे गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था कितनी सुदृढ़ थी। वैदिक काल के दौरान महिलाओं को समाज में प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अधिकार था। इस काल में प्रसिद्ध ब्रह्मवादिनी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जिनमें लोपामुद्रा, जूहू, पाला, इंद्राणी हैं, जिन्होंने वेदों में श्लोक और मंत्रों की रचना में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में स्त्रियां शास्त्रों की ज्ञाता, वेद वाक्यों में निपुण होती थी। वैदिक काल के बाद उपनिषद काल में हम चलते हैं तो गार्गी और मैत्रेय जैसी ब्रह्मवादिनी ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। गार्गी ने तो राजा जनक की भरी सभा में जब सभी वेद ज्ञाता ब्राह्मण ऋषियों ने याज्ञवल्क्य जी का सामना न किया तो उस समय गार्गी उनसे भरी सभा में प्रश्न पूछने का साहस करती हैं। अर्थात यह साहस और ज्ञान बुद्धिमत्ता कहाँ से आती है, और यह दर्शाता है कि गुरुकुल से मिली शिक्षा इतनी प्रभावशाली थी कि हमारी महिलाओं ने देश की धरोहर, संस्कृति, वेदों, शास्त्रों में अपना योगदान दिया। इसी प्रकार त्रेता, द्वापर युगों की महिलाएं भी कलाओं, शास्त्रों में निपुण होती थी। रामायण में सीता जी, उर्मिला, माँ अरुंधति और राजा दशरथ की चारों रानियां वेदों की ज्ञाता थी। और रानी कैकेयी तो वेदों की ज्ञाता होने के साथ साथ रण कौशल में भी माहिर थी, जिन्होंने राजा दशरथ के रथ के पहिए के निकल जाने पर अपनी उंगली लगाकर उनके प्राण बचाए। माँ अरुंधति तो स्वयं एक महान गुरुकुल की शिक्षिका थी, जो गुरुकुल में भगवान राम के साथ साथ अन्य विद्यार्थियों को भी पढ़ाती थी और उनकी देखभाल करती थी। इस तरह द्वापर युग में द्रौपदी, कुंती और मौर्यकालीन युग में स्त्रियां शिक्षित, ज्ञानवान, ताकतवर और युद्ध कौशल में निपुण होती थी। पर प्राचीन काल के इस सुनहरे अध्याय के बाद नारी की स्थिति में धीरे धीरे स्थिति में परिवर्तन आया और उनकी स्थिति बिगड़ने लगी। मध्यकाल को स्त्री की दृष्टि से काला युग माना जाता है। मध्यकाल में सती प्रथा, बाल प्रथा, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाओं ने जन्म ले लिया और इन रूढ़िवादी विचारधाराओं ने स्त्रियों की शिक्षा के अधिकार को सीमित कर दिया। उन पर बंदिश लगने लगी और उनको घर पे रह के घर के काम काज संभालने के लिए मजबूर कर दिया गया। उनकी प्रतिभा और मेधा अंधकार में दबने लगी। परंतु अंधकार कितना भी गहरा हो, दीपक का प्रकाश उसे मिटा ही देता है। इतिहास कभी स्थिर नहीं रहता। इतिहास कभी भी स्थिर नहीं रहता। 19वीं शताब्दी में परिवर्तन की एक ज्योत जली और वह ज्योति थी सावित्रीबाई फुले।
सावित्रीबाई फुले का नाम सुनकर हम भारतीयों का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। उन्होंने समाज के कड़े विरोध, गोबर, पत्थरों की बौछार और अपमान के बावजूद बालिकाओं के लिए पहला विद्यालय खोलकर इतिहास रच दिया। वे झुकी नहीं, वे रुकी नहीं, वे आगे बढ़ती रही। इस प्रकार जागरण की लहर उठी। तत्पश्चात राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर जैसे महान सुधारकों ने समाज में फैली कुरीतियों को समाप्त करने का बीड़ा उठाया और उनके खिलाफ आवाज उठाई। फिर आया वह सुनहरा दिन और स्वतंत्रता के बाद देश भर के विश्वविद्यालयों ने नारी के लिए अपने द्वार खोल दिए। आधुनिक आज की नारी केवल शिक्षा ही ग्रहण नहीं कर रही, बल्कि इतिहास रच रही है। चिकित्सा, अंतरिक्ष, अनुसंधान सभी क्षेत्रों में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दे रही हैं। कल्पना चावला की अंतरिक्ष में उड़ान और टेसी थॉमस भारत की मिसाइल वुमन की उपलब्धियां इस परिवर्तन का जीवंत प्रतीक हैं। और यदि हम आज की बात करें तो इतिहास की सबसे गौरवशाली घटना ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें हमारी 2 सैन्य महिलाएं अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होकर सिद्ध किया कि भारत की नारी शक्ति अजेय है। यह केवल एक सैन्य ब्रीफिंग नहीं थी, यह उस हर बेटी का करारा जवाब था जिसे कमजोर कहा गया था। यही है गुरुकुल से उठी वह ज्योति जो आज पूरे विश्व की ओर रोशन कर रही है। इतिहास गवाह है, जब जब नारी को अवसर मिला उसने न केवल आसमान छुआ बल्कि आसमान को भी नई ऊंचाइयां दी। सिर्फ आवश्यकता है उन्हें अवसर देने की, अपने हाथ आगे बढ़ाने की। अब मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए 2 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देती हूँ। रखना होगा नारी की शिक्षा का संपूर्ण ध्यान, इसी से होगा समाज, देश और जग का कल्याण। इसी से होगा समाज, देश और जग का कल्याण। धन्यवाद।